Now, very important topic of medicine, that is jaundice. Jaundice की definition है, there is a yellowish discoloration of sclera, skin and mucous membrane. और clinically कब jaundice present करता है? Whenever the bilirubin level increases up to 2.5 mg per dl और 40 millimole, 40 millimole या फिर 2.5 mg per dl। अब सबसे पहले चलते हैं कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं। इसकी टाइप्स जो हैं उसको हम तीन तीन तरह से डिवाइड करते हैं, दैट इज़ द प्री हिपैटिक जॉन्डिस, हिपैटिक जॉन्डिस एंड पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। अब लीवर का काम क्या होता है कि जब जो बिलीरुबिन हमारे पास बनती है, इट इज़ एन एंड प्रोडक्ट ऑफ हीम, इट इज़ एन एंड प्रोडक्ट ऑफ हीम। तो जब ये बिलीरुबिन बनती है तो ये एल्ब्यूमिन से बाइंड होके जाती है लीवर के पास, लीवर इसको कॉन्जुगेट करता है और बाइल से एक्सक्रीट कर देता है। अब डिपेंड करता है कि हमारे पास कॉज क्या है। अब सबसे पहले चलते हैं ऑन कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया यानी प्री हिपैटिक जॉन्डिस की तरफ। अब प्री हिपैटिक जॉन्डिस में क्या होता है कि देर इज़ इंक्रीज इन अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। वो क्यों हो सकती है? सबसे पहले हीमोलिटिक कॉज होती है जिसमें ज़्यादा बन रही है बिलिरुबिन और लीवर के पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो उसको कॉन्जुगेट कर सके। अब हीमोलिटिक डिजीज़ कौन सी हैं? उसमें हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस आती है, सिकल सेल एनीमिया आते हैं, हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न आती है, इसके अलावा ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया आता है। ये जो है ना वो हीमोलिटिक डिजीज़ के अंदर आती है। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या लैब फाइंडिंग आएगी, हमारे पास अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगी और यूरिन बिलिरुबिन हमारे पास ज़्यादा, यूरिन जो है बिलिरुबिन हमारे पास कम होगी। एक बात याद रखिएगा, जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होती है ना, वो क्योंकि एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती है और वो यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होती, इसलिए जो यूरिन के अंदर बिलिरुबिन का लेवल होगा वो डिक्रीज होगा। अच्छा, उसके बाद प्री हेपेटिक में एक तो हीमोलिटिक जॉन्डिस आ गई, नंबर 2 नॉन हीमोलिटिक अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया आता है, यानी जिसमें हीमोलिसिस नहीं हुई लेकिन अनकंजुगेटेड हमारे पास जो है वो हाइपरबिलिरुबिनीमिया है। इसके अंदर क्या होता है? देयर इज़ एन डिक्रीज इन अपटेक एंड कॉन्जुगेशन ऑफ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। अब ये क्यों होता है? इसकी आगे दो डिजीज़ में होता है ये, एक होती है ग्लिगर नजार सिंड्रोम और एक होती है गिलबर्ट सिंड्रोम, दोनों जी से हैं। अब एक होती है ग्लिगर नजार टाइप 1 और टाइप 2, ये दोनों बच्चों में होती हैं। टाइप 1 में क्या होता है, जो यूटीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज है उसकी एक्टिविटी बिल्कुल एब्सेंट होती है लीवर के अंदर, जिसकी वजह से उसको कॉन्जुगेट नहीं कर सकता। जब वो कॉन्जुगेट नहीं करेगा तो जब उसको कॉन्जुगेट नहीं करेगा तो अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया हमारे पास हो जाएगा और जो है चिल्ड्रन हैं वो कर्निक के अंदर जा सकते हैं। कर्निक क्या होता है कि ब्रेन के अंदर बिलिरुबिन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और इरिटेशन वगैरह कॉज करती है, तो ये कर्निक कॉज करवाता है। अच्छा, ग्लिगनर नजार टाइप 2 के अंदर हम क्या करते हैं? टाइप 2 के अंदर जो इसकी एक्टिविटी होती है यूटीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज की, वो डिक्रीज होती है, प्रेजेंट होती है लेकिन डिक्रीज होती है। इसके सिम्टम उतने फेयर नहीं होते और इसके अंदर जो है वो हमारे पास कर्निक भी नहीं होता। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम फिनोबार्बिटॉल देते हैं, क्योंकि फिनोबार्बिटॉल का देखा गया है कि ये जो यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी तो प्रेजेंट है ना, तो उसको इंक्रीज करता है। उसके बाद जो उसके नेक्स्ट हमारे पास डिजीज थी, दैट वाज गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम भी सेम टू सेम वही है, यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज की एक्टिविटी की कमी है, लेकिन ये बड़ों में होती है, ये उससे भी कम सीवियर है, ये बड़ों में होती है। और इसमें जॉन्डिस हमें कब देखने को मिलता है? जब पेशेंट स्ट्रेनस एक्सरसाइज करता है या अल्कोहलिक होता है या फास्टिंग करता है। इसके लिए थेरापी की ज़रूरत नहीं होती, ये चीज़ें आप कम कर दें जो ट्रिगर एक्टिविटीज़ हैं, उससे ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये हो गई प्री हिपैटिक, इसमें एक हीमोलिटिक आती है और एक कंजेनिटल नॉन हीमोलिटिक हाइपरबिलिरुबिनीमिया आता है। उसके बाद नेक्स्ट पे आती है हिपैटोसेलुलर। हिपैटोसेलुलर में क्या आती है? हिपैटोसेलुलर में दो तरह की चीज़ें आती हैं, या तो हिपैटोसाइट उसको अपटेक नहीं कर रहे, ठीक है, या अपटेक नहीं कर रहे, या वो उसको कॉन्जुगेशन के बाद किनाली में रिलीज नहीं कर रहे। तो जो हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस है उसके अंदर ये क्यों होती है? ड्यू टू द डैमेज ऑफ
लीवर पैरेन्काइमा। अब इसमें दोनों तरह के जो है ना बिलीरुबिन होगी, अनकंजुगेटेड भी और कॉन्जुगेटेड भी। और इसके टेस्ट हमें क्या पता लगेगा, इसमें ALT AST रेज्ड होते हैं यूजुअली, ठीक है ना। तो ALT किस में रेज्ड होगा, आप एक बात याद रखिए कि जो ALT है ना वो प्रेजेंट होता है हेपेटोसाइट्स के अंदर। तो जो वायरल हेपेटाइटिस है ना वो हेपेटोसाइट को डैमेज करता है, उसके साइटोप्लाज्म से ALT रिलीज होता है और वो इंक्रीज कर जाता है। जबकि अल्कोहल जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल पॉइजन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर AST का लेवल इंक्रीज होता है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया टूटते हैं अल्कोहल की वजह से तो AST इंक्रीज होता है। ये जो है वो हिपेटोसेलुलर हो गया। उसके बाद थर्ड वन इज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या है कि जो कॉन्जुगेशन है दैट हैज़ अकर्ड बट द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हैज़ नॉट बीन एक्सक्रीटेड इनटू द बाइल, ठीक है। तो उसकी आगे फर्दर जो है वो दो टाइप्स हैं, एक होती है इंट्रा कैनालिकुलर और एक होती है एक्स्ट्रा कैनालिकुलर। अच्छा, अब जो इंट्रा कैनालिकुलर है उसमें होता है कि जो कैनालिकुलर सिस्टम है लीवर का वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसकी डिजीज़ कौन सी हो सकती हैं, वो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस हो सकती है, प्राइमरी स्क्लेरोटिक कोलांजाइटिस हो सकती है, अल्कोहल हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, ड्रग्स हो सकती हैं। इसके अलावा जो है वो राइट हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकती है। अच्छा, उसके बाद एक्स्ट्रा बिलियरी जो है सॉरी एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट्स में कहीं भी कॉमन बाइल डक्ट या कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है। वो ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से आ सकती है, आपके पास ये हेड ऑफ पेंक्रियास है, आपके पास कोलेंजियोकार्सिनोमा है, आपके पास एम्पुलरी कार्सिनोमा है, आपके पास जो है वो वहाँ पे स्टोन पड़ा हो सकता है, कोलिडोकोलिथियासिस कॉमन बाइल डक्ट में, उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अच्छा, उसके बाद ये तो है एक्वायर्ड एक्वायर्ड ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। उसके बाद एक होती है कंजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन। कंजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन में जो है कंजेनिटल हाइपर बिलिरुबिनीमिया होता है, जो कि वो होता है कॉन्जुगेटेड होता है। उसकी दो डिजीज हैं, एक होती है डोबन जॉनसन सिंड्रोम और एक होती है रोटर सिंड्रोम। अब जब मैंने कहा कि लीवर ने बाइंड कर लिया उसको बिलिरुबिन को, यानी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन उसने बना दी, उसके बाद उसने आगे उसको एक्सक्रीट करना है बाइल में, अपने कैनालिकुलर सिस्टम में उसने अपने उसको कॉन्जुगेटेड को रिलीज करना है। उसके लिए एक रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं MRP2 मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्रोटीन 2 रिसेप्टर। उसके थ्रू वो उसको कैनालिकुलर सिस्टम में रिलीज करता है। जब इसमें डिफेक्ट होगा ना इस जो है वो ट्रांसपोर्ट में MRP2 में, तो हमारे पास डोबन जॉनसन सिंड्रोम होगा कि कैनालिकुलर सिस्टम में उसको एक्सक्रीट नहीं कर सकेगा। अच्छा, अब जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनी है ना हमारे पास लीवर के अंदर, उसका कुछ पार्ट वापस हमारे पास ब्लड में जाता है। मतलब कैनालिकुलर में जाने के बजाय कुछ पोर्शन वापस हमारे पास ब्लड में जाता है पोर्टल सर्कुलेशन में, और वो वही पोर्टल सर्कुलेशन से दोबारा लीवर के अंदर भी आता है थ्रू अ चैनल जिसको हम कहते हैं ऑर्गन एनाइन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ऑर्गन एनाइन प्रोटीन ट्रांसपोर्टर OATP, ऑर्गन एनाइन प्रोटीन ट्रांसपोर्टर। उससे वो जो हमारे पास पोर्टल सर्कुलेशन में गई थी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, वो हमारे पास दोबारा लीवर के अंदर आती है और आगे चली जाती है। अगर इस रिसेप्टर के अंदर मसला हो, OAPT के अंदर, ऑर्गन एनाइन प्रोटीन ट्रांसपोर्टर के अंदर मसला हो, तो हमारे पास रोटर सिंड्रोम होता है। तो पिछला डोबन जॉनसन सिंड्रोम था जिसमें आगे नहीं जा रहा था, और ये जो है ये है रोटर सिंड्रोम जिसमें वो अपटेक नहीं कर रहा। तो दोनों कंडीशन में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का अमाउंट इंक्रीज हो गया हमारे पास। और उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि हमारे पास सिम्टम्स क्या होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के। सबसे पहले हमारे पास जॉन्डिस होगा, उसके बाद हमारे पास प्लूराइटिस होगा, उसके बाद पेल कलर स्टूल होंगे, डार्क कलर यूरिन होगा। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग ड्यूरेशन में हमारे पास जब लीवर फेलियर होगा तो हमारे पास ज़ैंथीलाज़्मा भी आ सकते हैं। इसके अलावा फैट सॉल्यूबल वाइटामिन हमारे पास लॉस हो सकते हैं, स्टीयाटोरिया हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कॉम्प्लिकेशंस एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कोलिस्टैटिक जॉन्डिस आते हैं। ठीक है, इसमें आपने सिर्फ अंडरलाइन कोर्स को ठीक करना है। आप कार्सिनोमा को ठीक कर लें, आपका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। स्टोन है उसको निकाल दें, आपका जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। इसके अलावा इंट्रा कैनालिकुलर सिस्टम में कोई मसला है तो आप उसको ठीक कर दें, आपका जॉन्डिस ठीक हो जाएगा।
ठीक है, तो आपने याद रखनी है कि जो हिपैटिक जॉन्डिस आपका हिपैटोसेलुलर बताया था उसके अंदर ALT AST रेज्ड होते हैं, जबकि जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है उसके अंदर ALP और GGT रेज्ड होते हैं। ये लैब फाइंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो। दैट वाज ऑल अबाउट जॉन्डिस।